आज 15 मार्च यानी रविवार को चुनाव आयोग की एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस है। आयोग शाम 4 बजे नई दिल्ली के विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा, जिसमें चुनाव की तारीखों की घोषणा होगी। जिन 5 राज्यों में चुनाव की तारीखों का आज ऐलान होना है, उनमें पश्चिम बंगाल, असम, तमिलनाडु के अलावा केरल और पुडुचेरी भी शामिल है। इनमें से 4 राज्यों में विधानसभा का कार्यकाल मई में पूरा हो रहा है, जबकि केंद्र शासित प्रदेश पुडुचेरी में जून में कार्यकाल पूरा होगा। बताया जा रहा है कि मई के पहले हफ्ते में या उससे पहले चुनाव कराए जा सकते हैं। असम, तमिलनाडु, केरल, पुडुचेरी में अंतिम मतदाता सूची के खिलाफ अपील करने की अवधि समाप्त हो चुकी है। चुनाव आयोग ने अपनी तैयारियों की समीक्षा पूरी कर ली है और अब केवल आधिकारिक घोषणा का इंतजार है। इन राज्यों की विधानसभाओं का कार्यकाल मई और जून 2026 के बीच समाप्त हो रहा है, जिसे देखते हुए अप्रैल मई में मतदान संपन्न होने की पूरी उम्मीद है। मामले को लेकर हम आगे भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले ग्राफिक्स के जरिए कुछ जानकारी आपको देते हैं कि जो इस बार का जो चुनाव है वो आखिरकार क्यों खास है। आपको बता दें कि कम चरणों में चुनाव प्रक्रिया पूरी करने की तैयारी है। तमाम ग्राफिक्स मेरे साइड में चल रहे हैं, उनको आप पूरी जानकारी ले सकते हैं। तारीखों की घोषणा के साथ ही अब आदर्श चुनाव संहिता लागू की जाएगी। पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुआ था और केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में भारी जो बढ़ोतरी है वो इस बार के चुनाव में हमें देखने को मिलेगी। निष्पक्ष होंगे, हिंसा मुक्त मतदान कराने की पूरी तरह से कोशिश रहेगी, क्योंकि जब पश्चिम बंगाल की बात आती है तो कहीं ना कहीं लोगों के मन में आता है, क्योंकि हिंसा की तस्वीरें बंगाल से सामने आती हैं। पश्चिम बंगाल पर खास फोकस इस बार रहने वाला है और सुरक्षा के लिए खास इंतजाम जो हैं वो भी किए जाएंगे। तो यानी कि जब 5 राज्यों में चुनाव है, आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है दिल्ली में और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव की तारीखों की घोषणा जो है वो की जाएगी। यानी कि आज शाम 4 बजे घोषणा होगी। विज्ञान भवन में इलेक्शन कमीशन की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस है। बंगाल समेत यानी कि बंगाल समेत 5 राज्यों में कब कब यानी किन किन तारीखों में चुनाव होगा, इसकी पूरी जानकारी आज शाम 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी जाएगी। तो इसी विषय पर थोड़ी और चर्चा हम करेंगे। हमारे साथ पैनलिस्ट जो हैं वो भी जुड़ेंगे, लेकिन एक और बार आप जो देख लीजिए, केरल में 140 सीटों के लिए मतदान होगा। केरल एलडीएफ ने 99, यूडीएफ ने 41 सीटें जो हैं पिछले चुनाव में जीती थी। पिछले चुनाव के नतीजे हैं, पिनराई विजयन लगातार दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे और पुडुचेरी यानी 30 विधानसभा सीटों के लिए एक चरण में वोट पड़े थे पिछले चुनाव के समय में। एनडीए ने 16 और यूपीए ने 9 सीटें पिछले चुनाव में जीती थी। एनडीए के एन रंगास्वामी मुख्यमंत्री बने थे। असम 126 सीटों के लिए पिछली बार 3 चरणों में चुनाव हुए थे। एनडीए ने 75 सीटें जीती थी। लगातार दूसरी बार असम में बीजेपी की सरकार बनी थी। राज्य की 294 सीटों के लिए पिछली बार पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में चुनाव हुए थे। और तमिलनाडु की बात करें तो एमके स्टालिन सीएम बने थे पिछले चुनाव में। अब इस बार के क्या नतीजे हैं ये भी जानना जरूरी रहेगा। केरल 140 सीटों के लिए एक ही चरण में वोटिंग पिछली बार हुई थी। इसी विषय पर और जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ पॉलिटिकल एक्सपर्ट सुरेंद्र स्वामी जी हैं। सुरेंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका सुदर्शन न्यूज में। हमारे साथ संवाददाता चिन्मय ने तमाम जानकारियों के साथ जुड़े। सबसे पहले चिन्मय, देखिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने जा रही है जिसमें खास तौर पर तारीखों की घोषणा की जाएगी। चिन्मय जी, देखिए आज जो भवन है, दिल्ली के भवन से आज जो चुनाव आयोग, मुख्य चुनाव आयोग है, चुनाव आयोग शाम को 4 बजे जो 5 जो राज्य है, 5 जो राज्यों में असम है, कलकत्ता है, तमिलनाडु, केरल है, तो 5 राज्यों के चुनाव को आज घोषणा करेंगे। चुनाव घोषणा के साथ साथ जो है आचार संहिता लागू हो जाएगा और आचार संहिता लागू होने के बाद जो है जो पॉलिटिकल पार्टियों का जो उद्घाटन या कुछ नया स्कीम जो जरूरतमंद है वो जो आज से बंद हो जाएगा।
चलिए ठीक है, सुरेंद्र जी भी हमारे साथ है। सुरेंद्र जी, देखिए पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में इस साल चुनाव होने हैं। खास तौर पर इस बार क्या लग रहा है, चुनावों में मुख्य फोकस क्या रहेगा? क्योंकि बात ये भी सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल पर इस बार का जो मुख्य फोकस इस बार रहने वाला है, किस तरीके से अगर पॉलिटिकल एनालिसिस किया जाए इस बार के चुनाव के लिए, तो किस तरीके से देखते हैं? क्योंकि आज जो है तारीखों की घोषणा भी हो जाएगी, इसके बाद पार्टियां जो है तैयारियों में तमाम लग जाएंगी, आचार संहिता भी लागू हो जाएगी। जी देखिए, जहां तक पश्चिम बंगाल का सवाल है, वहां पर रोहिंग्या और घुसपैठिया बांग्लादेशियों का ही मुद्दा वैसे तो मुख्य रहेगा। लेकिन देखिए क्या होता है ना, जब चुनाव आता है तो वहां पे एक ही मुद्दा रह जाता है, और वो मुद्दा ये है कि कितना वहां पे मुस्लिम्स एकजुट होकर के भाजपा को हराने की कोशिश करेगा, और कितना हिंदू वहां पे एकजुट होकर भाजपा को जिताने की कोशिश करेगा। बाकी जितने भी मुद्दे होते हैं वो सब खाली चर्चा के मुद्दे होते हैं, खाली डिस्कशन के मुद्दे होते हैं। उन पे कभी चुनाव कहीं भी आज तक होता नहीं है। उनके मुद्दे पे न कोई हारता है न कोई जीतता है। तो इसलिए आज की जो स्थिति है, अभी तो चूंकि वहां पे हुमायूं कबीर की पार्टी भी बननी है, एक मुस्लिम पार्टी और बनेगी, और ओवैसी भी वहां जाने वाले हैं, तो चुनाव की घोषणा के बाद जो गठबंधन होगा उसके बाद ही ये मालूम पड़ेगा कि पश्चिम बंगाल में किस पार्टी को लीड मिलने की संभावना है। आज की तारीख में अगर हम एज इट इज देखें तो अभी भाजपा उस स्थिति में वहां नहीं पहुंची है कि वो पश्चिम बंगाल में अपनी सरकार बनाने की स्थिति में हो। जहां तक आसाम का सवाल है, वहां पे जो हिमंता बिस्वा है, सब जानते हैं कि उनको नॉर्थ ईस्ट का योगी कहते हैं। उन्होंने एक अपनी बहुत अच्छी छवि बनाई है, और उनको वहां पे 90% हिंदुओं का समर्थन है। और हालांकि डेमोग्राफी में वहां पे बहुत मुस्लिम पॉपुलेशन भी है, आपको मालूम है, लेकिन वो फोकस्ड एरियाज में है। तो इसलिए हमें लगता है कि आसाम में भाजपा की फिर से तीसरी बार सरकार बन जाएगी। अगर हम केरल और तमिलनाडु की बात करें, आप सब जानते हैं वहां सबसे ज्यादा मंदिर है। केरल को तो लैंड ऑफ गॉड भी कहते हैं। सबसे ज्यादा धार्मिक लोग हैं, नियमित रूप से मंदिर जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं। फिर भी वहां भाजपा कभी घुसपैठ नहीं कर पाई, और उसका एक मुख्य कारण यह है कि वहां पर जो हिंदू हैं उनको अभी तक कोई ऐसा सरकारी कानून नहीं मिला जिससे उनमें एक हौसला आए कि वो वहां की मौजूदा जो एंटी हिंदू व्यवस्था है उसके खिलाफ खड़े होकर लड़ सके। और नहीं जो पुराने कानून थे जो कि इन दो राज्यों को सबसे ज्यादा प्रभावित करते हैं, एक जो मंदिरों के अधिग्रहण का कानून है, यूसीसी का कानून है, और तीसरा वहां पर जो वक्फ बोर्ड का कानून है। वो सबसे ज्यादा हिंदू वहां इन 3 कानूनों से ही परेशान है, लेकिन उसमें वो कुछ कर नहीं पाए अभी तक। तो हालांकि वहां पे सब धार्मिक और हिंदू होते हुए भी हमें नहीं लगता है कि आज की स्थिति में केरल और तमिलनाडु में कोई भी परिवर्तन, मतलब भाजपा को वहां कुछ नहीं है। केरल में हमेशा रहा है कि एक बार एलडीएफ एक बार यूडीएफ, तो वहां देखते हैं एलडीएफ यूडीएफ का अल्टीमेटली, हालांकि कांग्रेस यूडीएफ में है, उनकी अच्छी पोजीशन है, लेकिन उनकी अपनी इंटरनल लिफ्ट्स बहुत हैं वहां पर, और इसीलिए एलडीएफ को बहुत बढ़त मिली थी। अगर हम पुडुचेरी की बात करें तो वहां एनडीए की सरकार का मतलब एनडीए भाजपा की सरकार नहीं है। वहां पर रामास्वामी है, वो पार्टी अपनी उन्होंने रीजनल एक बना रखी है, और वो बहुत पॉपुलर है, बहुत ही सिंपल तरीके से रहते हैं, और इसलिए वो अगर कितने ही सालों से वो वहां पे जमे हुए हैं। और वही मुझे लगता है कि इस बार भी वो अपनी सरकार पुडुचेरी में बना ले जाएंगे। ये मेरा अपना असेसमेंट एक प्रिलिमिनरी है, जो आज जब तक गठबंधन शुरू नहीं होते हैं, जब तक पूरी स्थिति चुनाव की उभर के सामने नहीं आती है। अगर पश्चिम बंगाल पर हम खास तौर पर नजर डालते हैं, क्योंकि ये बात इस बार के चुनाव में सामने आ रही है कि पश्चिम बंगाल पर सरकार का जो बीजेपी सरकार है, खास तौर पर तमाम राज्यों में उनकी सरकार है, उसका मुख्य फोकस पश्चिम बंगाल पर। अगर पश्चिम बंगाल पर फोकस है, इस बार क्या लग रहा है, क्योंकि चुनाव थोड़ा सा टफ रहता है पश्चिम बंगाल में, इस बार बीजेपी क्या बंगाल में सरकार बना पाएगी? क्योंकि हमने देखा कि कल ही देखिए नरेंद्र मोदी वहां पर दौरे पर रहे, कई परियोजनाओं की सौगात दी, से पहले गृह मंत्री वहां पर, तो कहीं ना कहीं लोगों को साधते हुए नजर आ रही है बीजेपी पार्टी। कितना टफ है पश्चिम बंगाल पार्टी के लिए? नहीं, पश्चिम बंगाल में चुनाव तो टफ है, टीएमसी के लिए भी टफ है।
क्योंकि अभी तक टीएमसी को ये क्लैरिटी नहीं है कि जो मुस्लिम पार्टियां वहां पे आ रही हैं वो कितना डैमेज कर पाएंगी, उनसे गठबंधन करेंगी या नहीं करेंगी। देखिए, पश्चिम बंगाल में आपको मालूम है 27% मुस्लिम पॉपुलेशन है। वहां करीब करीब 95 जो 96 सीटें ऐसी हैं जो कि मुर्शिदाबाद में हैं और ग्रेटर कैलकाटा में हैं, और वो 24 परगना में, नॉर्थ 24 परगना और साउथ 24 परगना में है। तो वहां वो 95-96 सीटें हैं जो मुस्लिम का वहां पे डोमिनेंस है। वहां पे भाजपा को कभी बहुत सफलता मिली नहीं है। अगर मुस्लिम वोटों का बंटवारा इन जगह पे होता है तो भाजपा को थोड़ी बहुत कोई उम्मीद वहां पे दिखाई दे सकती है। जो हिंदू बहुल सीटें हैं, करीब करीब 145 सीटें हैं जहां हिंदू 75-80% के आसपास है। अब वो जब भी भाजपा के लिए संभव है जब वहां के हिंदुओं को दो उम्मीदें हों। पहली उम्मीद तो ये कि भारतीय जनता पार्टी उन मुस्लिम वायलेंस के खिलाफ जो हमेशा हर चुनावों के बाद होती रही है, जो आज तक तो भाजपा ने वहां कभी समर्थन किया नहीं है उनका, तो वो उनके समर्थन में खड़ी होगी। एक ये उनको उम्मीद है, और दूसरी उनके मन में अगर ये बात बैठ गई है कि अगर तीसरी बार अब चौथी बार अब ममता बनर्जी की सरकार बनती है तो वो सरकार ऐसी होगी जिसमें उनकी अपनी बंगाली संस्कृति, बंगाली कल्चर, दुर्गा पूजा, ये सबको करना मुश्किल हो जाएगा। तो वो एक भाजपा का समर्थन का एक ग्राउंड बन सकता है। और आपको मालूम होगा कि जहां तक हिंदी भाषी क्षेत्र है वहां पे जो सवर्ण समाज या अपर कास्ट, जिसको या जनरल का अपर कास्ट बोलते हैं, वो करीब 75-80% भाजपा को वोट देती है। लेकिन इसके उलट है, पश्चिम बंगाल में उनको हम भद्रलोक बोलते हैं, जो अपर कास्ट है वहां पे वो भद्रलोक उनको कहा जाता है। तो पिछले तीनों चुनाव में जो भी वहां पे रहे ममता बनर्जी के, उसमें भद्रलोक का बहुत समर्थन भारतीय जनता पार्टी को नहीं मिला है, वो टीएमसी के साथ है। बिल्कुल। तो देखना यह है कि क्या भद्रलोक में सुरेंद्र जी, अब ये देखने वाली बात होगी कि इस बार जो है पार्टी कितने तरीके के साथ चुनाव लड़ रही है, क्या तैयारियां हैं, क्या मुख्य फोकस पार्टी का रहेगा, ये वक्त ही बताएगा। हालांकि आज तारीखों की घोषणा जो है वो शाम 4 बजे हो जाएगी।